मानव सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा इतिहास में उतनी ही रोमांचकारी है जितनी किसी प्राचीन नगर की सजीव गलियों में घूमना। जब तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज नहीं हुई थी, तब तक भारतीय इतिहास की धारा को मुख्यतः वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता था। यह माना जाता था कि आर्यों के आगमन के साथ ही भारत की सभ्यता का वास्तविक आरंभ हुआ। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हुए उत्खनन ने इस दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और भारतीय इतिहास की धारा हजारों वर्ष पीछे चली गई। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब और सिंध प्रांत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय मजदूरों ने ईंटों की खोज की जो अत्यंत मजबूत और बड़ी थी। इन ईंटों का उपयोग रेलवे की पटरियां बिछाने में किया गया। किसी ने तब यह नहीं सोचा था कि ये ईंटें किसी प्राचीन सभ्यता की गवाही देती हैं। यही ईंटें आगे चलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन का आधार बनी। 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने भारत में पुरातात्विक कार्यों को संगठित रूप से आरंभ किया। उन्होंने प्राचीन स्थलों की खोज और संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया, किंतु उन्हें भी प्रारंभ में यह आभास नहीं था कि वे एक ऐसी सभ्यता के साक्ष्य खोजने जा रहे हैं जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकक्ष होगी। 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले अब पाकिस्तान में के हड़प्पा स्थल पर उत्खनन किया। यह उत्खनन भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय सिद्ध हुआ। यहाँ से प्राप्त ईंटों, मूर्तियों और अन्य अवशेषों ने ये प्रमाणित किया कि यहाँ कोई अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। उसी समय 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ किया। यहाँ से प्राप्त अवशेषों ने संसार को चकित कर दिया। विशाल स्नानागार, पक्की ईंटों की सड़कें, नालियां, घर, अनाज के गोदाम और सील मोहरे देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता संगठित, सुनियोजित और अत्यंत उन्नत थी। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की कि सिंधु नदी घाटी में विश्व की एक प्राचीन नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। ये घोषणा भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी सिद्ध हुई। अब तक आर्यों को भारत की प्राचीनतम सभ्यता का निर्माता माना जाता था, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने ये प्रमाणित कर दिया कि आर्यों से भी हजारों वर्ष पहले यहाँ एक परिपक्व सभ्यता अस्तित्व में थी। विद्वानों ने इस सभ्यता की तिथि निर्धारण का प्रयास किया। प्रारंभ में इसे 2500 ईसा पूर्व का माना गया। कार्बन-14 पद्धति और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से यह प्रमाणित हुआ कि यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका उद्भव नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन पृष्ठभूमि से हुआ और इसका पतन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सरस्वती नदी के सूखने और आर्यों के आक्रमण जैसे कारणों से हुआ। इस सभ्यता के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे भारतीय संस्कृति की मूल धारा माना और कहा कि यह परंपरा बाद में वैदिक संस्कृति में भी प्रवाहित होती रही। मोर्टिमर व्हीलर ने इसे नगरीय जीवन की परिपक्वता का उदाहरण माना और कहा कि यहाँ का नगर संगठन मिस्र और मेसोपोटामिया से किसी प्रकार कमतर नहीं था। पंचानन नायक और नंदलाल बोस जैसे विद्वानों ने यहाँ की कला और मूर्तिकला की सराहना की। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज उसका महान स्नानागार है। ये सभ्यता में स्वच्छता, सामूहिक जीवन और धार्मिक मान्यताओं का द्योतक है। इसी प्रकार यहाँ से प्राप्त नालियाँ और जल निकासी की व्यवस्था आज भी आश्चर्यचकित करती है। हजारों वर्ष पूर्व ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का होना ये सिद्ध करता है कि यह लोग केवल कृषक और व्यापारी ही नहीं, बल्कि महान योजनाकार भी थे। सीलों और मुहरों पर अंकित चित्रलिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, किंतु इन प्रतीकों से यह स्पष्ट है कि यहाँ लेखन की एक सुदृढ़ परंपरा थी। मुहरों पर पशुओं की आकृतियां, जैसे बैल, गेंडा, हाथी और एक सींग वाला बैल, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का परिचायक हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें आरंभिक शिव पूजा का प्रमाण माना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यरत युवती की कांस्य प्रतिमा इस सभ्यता की कला कौशल की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इतनी सुंदर और जीवंत आकृति ये बताती है कि यहाँ धातु कला अत्यंत विकसित थी। इसी प्रकार पाषाण से बनी पुरुष मूर्ति, जिसमें एक दाढ़ी वाला पुरोहित जैसा व्यक्तित्व चित्रित है, यहाँ की धार्मिक और सामाजिक संरचना की ओर संकेत करता है। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है
कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रकार खोज और उत्खनन की प्रक्रिया ने न केवल भारत के प्राचीन इतिहास को पुनः लिखा, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेटिस के किनारे और भारत की यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे विकसित हुई। सभ्यता के उद्भव और विकास को समझने के लिए विद्वानों ने इसे केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा। यहाँ की सामाजिक संरचना, धार्मिक मान्यताएं, कला, व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था सबने मिलकर इसे परिपूर्ण बनाया। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन की झलक है। सभ्यता की पहचान केवल उसके नगरों और इमारतों से नहीं होती, बल्कि उससे कहीं अधिक गहराई में जाकर हम उस समाज की आत्मा को पहचान सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ का समाज अत्यंत सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और अनुशासित था। गली गली में बिछी ईंटों की सड़कों और उनसे जुड़ी जल निकासी प्रणाली ने ये स्पष्ट कर दिया कि यहाँ के लोग केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचते थे। उनके नगर योजनाकार किसी भी आधुनिक नगर निर्माण अभियंता से कम नहीं थे। मोहनजोदड़ो का नगर दो मुख्य भागों में बटा था, ऊंचाई पर स्थित दुर्ग क्षेत्र और नीचे बसा नगर क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार, अनाज कोषागार और सभा भवन थे, जो ये संकेत देते हैं कि यहाँ सार्वजनिक जीवन और धार्मिक क्रियाएं संगठित रूप से होती थी। नगर क्षेत्र में साधारण घर, गलियां और बाजार थे। यहाँ का प्रत्येक घर पक्की ईंटों से बना हुआ था, जिनमें कमरे, आंगन, कुएं और स्नानागार तक थे। ये व्यवस्था ये बताती है कि स्वच्छता और निजी सुविधा दोनों का ध्यान रखा जाता था। सामाजिक जीवन में परिवार इकाई की भूमिका प्रमुख रही। घरों की संरचना से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार की परंपरा यहाँ विद्यमान थी। स्त्रियों का सम्मान उच्च था। कांस्य की नृत्यरत युवती की प्रतिमा केवल कला का नमूना नहीं, बल्कि स्त्रियों की स्वतंत्रता, सौंदर्यबोध और सामाजिक स्थान का प्रतीक है। यहाँ की मुहरों पर देवी स्वरूप आकृतियां मात्र देवी पूजा की ओर संकेत करती हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि स्त्रियों को धार्मिक दृष्टि से भी महत्व दिया जाता था। जीवन शैली कृषि, व्यापार और शिल्प पर आधारित थी। सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ भूमि पर गेहूं, जौ और तिलहन की खेती होती थी। कपास की खेती के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि कपास का उपयोग वस्त्र बनाने में प्रथम बार इसी सभ्यता ने किया। पशुपालन भी यहाँ के जीवन का अंग था। बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और कुत्ते को पालतू बनाया गया था। व्यापार का स्वरूप अत्यंत विकसित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें और मुद्राएं ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ वस्तु विनिमय और मुद्राओं का प्रयोग दोनों ही होते थे। लाजवर्द, फेयोन्स, मनके, कीमती पत्थर और धातुओं से बने आभूषण इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ के व्यापारी केवल स्थानीय व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि मेसोपोटामिया और फारस तक उनका संपर्क था। वहाँ की खुदाइयों से भी सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सशक्त साक्ष्य हैं। औजारों के संदर्भ में ये सभ्यता ताम्र और कांस्य युग की उन्नति का प्रतीक है। तांबा और कांसा दोनों धातुओं से हथियार, औजार और आभूषण बनाए जाते थे। पत्थर के औजार भी उपयोग में आते थे, लेकिन धातु का महत्व अधिक बढ़ गया था। कुठार, भाले, तीर, आभूषण और दर्पण जैसी वस्तुएं धातु शिल्प की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। ये वही काल था जब मनुष्य ने शिल्पकला को केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सौंदर्य का रूप भी दिया। कला और संस्कृति मोहनजोदड़ो की आत्मा थी। नृत्यरत युवती की प्रतिमा में जिस आत्मविश्वास और जीवंतता की झलक मिलती है, वह ये बताती है कि यहाँ के लोग नृत्य और संगीत को जीवन का हिस्सा मानते थे। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। मिट्टी की खिलौना गाड़ियाँ, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ और खेल के सामान ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ बच्चे भी जीवन का आनंद उठाते थे। ये सभ्यता केवल कठोर श्रम पर आधारित नहीं थी, बल्कि उसमें मनोरंजन और कला का भी पर्याप्त स्थान था।
गुफाओं और शैल चित्रों की परंपरा इस सभ्यता से भी पुरानी थी, किंतु उसका प्रभाव यहाँ तक आया। भीमबेटका जैसी गुफाओं से प्राप्त चित्र बताते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति और अपने जीवन को चित्रों में उकेरना सीखा। इन चित्रों में शिकार, पशु और नृत्य के दृश्य हैं। मोहनजोदड़ो में यद्यपि गुफाएं नहीं मिली, किंतु मिट्टी के बर्तनों और सीलों पर बनी आकृतियां उसी कलात्मक परंपरा का विस्तार हैं। धार्मिक जीवन भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण था। मातृ देवी और पशुपति महादेव जैसी आकृतियां ये संकेत देती है कि यहाँ प्रजनन शक्ति और प्रकृति की पूजा होती थी। पशुओं का महत्व केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं था, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी था। एक सींग वाला बैल शायद शक्ति और प्रजनन का प्रतीक था। वृक्ष और पीपल की पूजा के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, जो आज तक भारतीय संस्कृति में जीवित है। सामाजिक संरचना में समानता का भाव प्रमुख था। उत्खनन से किसी राजमहल या बड़े शाही भवन के प्रमाण नहीं मिले। ये संकेत देता है कि यहाँ का शासन सामूहिक या गणतांत्रिक ढंग का रहा होगा। नगर योजना, जल निकासी और सार्वजनिक इमारतें ये सिद्ध करती है कि समाज ने मिलकर नियम बनाए और उनका पालन किया। इस सभ्यता के शिल्प और वस्त्र संस्कृति भी उल्लेखनीय थे। करघों और सूत काटने के प्रमाण मिले हैं। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, जिन्हें रंगों और डिजाइनों से सजाया जाता था। आभूषण स्त्रियों और पुरुषों दोनों द्वारा पहने जाते थे। मनके, फेयोन्स और कीमती पत्थरों से बने हार, कंगन और बालियां आज भी आधुनिक दृष्टि से आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की सामाजिक संरचना, जीवन शैली और कला संस्कृति ने ये सिद्ध कर दिया कि यह सभ्यता केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक थी। यहाँ की गहन योजना, कलात्मकता और धार्मिक आस्थाएं भारतीय संस्कृति की जड़ों को प्राचीनता और गहराई प्रदान करती हैं। मोहनजोदड़ो की गलियों में चलते हुए जब पुरातत्वविदों ने उसकी संरचना का अध्ययन किया, तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था किस प्रकार संभव हुई। जल निकासी की पाइपलाइनें, प्रत्येक गली से जुड़ा हुआ नाला, प्रत्येक घर में कुआं और स्नानागार, विशाल अनाज भंडार और स्नानागार, ये सब किसी संगठित और अनुशासित राजनीतिक व्यवस्था का ही संकेत है। इतिहासकारों ने लंबे समय तक इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया। यहाँ किसी बड़े राजमहल या तख्त-ताज के प्रमाण नहीं मिले, जो ये दर्शाता कि शाही तानाशाही या निरंकुश सत्ता का प्रभाव यहाँ नहीं था। इसके विपरीत समाज ने सामूहिक और संगठनात्मक पद्धति अपनाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि नगरों में एक प्रकार की नगर परिषद या सभा होती थी, जिसमें प्रतिष्ठित नागरिक और पुरोहित वर्ग सम्मिलित होते थे। यही लोग नगर योजना, व्यापार, धर्म और न्याय का संचालन करते थे। इस व्यवस्था को प्रारंभिक लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक शासन का रूपक कहा जा सकता है। नगर दुर्ग क्षेत्र में स्थित विशाल स्नानागार केवल धार्मिक क्रियाओं का केंद्र नहीं था, बल्कि सामूहिक एकता का प्रतीक भी था। हर महत्वपूर्ण आयोजन, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, इस स्थल पर आयोजित किया जाता होगा। ये सभ्यता सामूहिकता, अनुशासन और समानता के मूल्यों पर आधारित थी। आर्थिक जीवन में कृषि प्रमुख आधार था। सिंधु की उपजाऊ धरती पर गेहूं, जौ, तिलहन, कपास और चावल तक उगाए जाते थे। बैलों की सहायता से हल चलाया जाता था। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का उपयोग किया जाता था। ये कृषि प्रधान व्यवस्था नगरों की जनसंख्या को पोषित करती थी। कृषि के साथ साथ शिल्प और हस्तकला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। धातु शिल्प, मन के बनाने की कला, मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला और आभूषण निर्माण इस सभ्यता की पहचान थे। धातुओं का प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तांबे और कांसे से औजार और हथियार बनाए जाते थे। सोने और चांदी से आभूषण गढ़े जाते थे। लोहे का उपयोग इस सभ्यता के काल में नहीं मिलता, क्योंकि वह समय अभी लौह युग से पूर्व का था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है, तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। व्यापार यहाँ की अर्थव्यवस्था की आत्मा था।
नगरों के भीतर से प्राप्त मुद्राएं और मुहरें इस बात के साक्ष्य हैं कि वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए मानक और प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाए जाते थे। व्यापार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सक्रिय थी। मेसोपोटामिया की खुदाइयों में सिंधु सभ्यता की मुहरें मिली हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के व्यापारी समुद्र मार्ग से खाड़ी देशों तक और स्थल मार्ग से ईरान व अफगानिस्तान तक जाते थे। व्यापार मार्गों की दृष्टि से देखें तो सिंधु नदी स्वयं एक महत्वपूर्ण व्यापारिक धारा थी। इसके माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक वस्तुओं का आवागमन होता था। इसके अतिरिक्त समुद्री मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। गुजरात का लोथल बंदरगाह इसका जीवंत उदाहरण है, जहां से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन जैसे नगर वस्तुतः व्यापारिक केंद्र ही थे। इन मार्गों से मनके, कीमती पत्थर, धातुएं, कपास, कृषि उपज और हस्तशिल्प का निर्यात होता था। बदले में मेसोपोटामिया और फारस से लाजवर्द, तांबा, टिन और अन्य वस्तुएं आती थी। इस प्रकार यह सभ्यता केवल आत्मनिर्भर ही नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी थी। धातुओं का प्रयोग इस सभ्यता की तकनीकी उन्नति का प्रतीक था। तांबे और कांसे के औजार कृषि और युद्ध दोनों में सहायक थे। कांसे की नृत्यरत युवती और अन्य मूर्तियां धातु ढलाई की उत्कृष्ट कला का प्रमाण हैं। सोने चांदी के आभूषण स्त्रियों और पुरुषों दोनों में प्रचलित थे। यह न केवल सौंदर्य का साधन थे, बल्कि धन और वैभव का प्रतीक भी थे। राजनीतिक दृष्टि से यहाँ की शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत और संगठित प्रतीत होती है। बड़े बड़े राजमहलों और विशाल सेनाओं के प्रमाण न मिलना ये सिद्ध करता है कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। समाज समानता और सामूहिकता के सिद्धांत पर आधारित था। यही कारण है कि इतनी बड़ी सभ्यता हजारों वर्षों तक स्थिरता और शांति के साथ फलती फूलती रही। इस सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इसे और अधिक विशिष्ट बनाता है। मेसोपोटामिया की गिलगमेश कथा में सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। वहाँ के सिलेंडर सील और यहाँ की मुद्राओं की समानता ये सिद्ध करती है कि दोनों सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। यह आदान प्रदान केवल व्यापारिक वस्तुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि विचारों और मान्यताओं का भी हुआ। मोहनजोदड़ो सभ्यता का ये वैश्विक दृष्टिकोण इसे विश्व इतिहास की महान सभ्यताओं की श्रेणी में खड़ा करता है। यहाँ का संगठन, आर्थिक संपन्नता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और धातु प्रयोग उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता से कम नहीं थे।